दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से एसआईआर के मामले पर ममता बनर्जी अपनी दलील रखने वाली हैं और दलील से पहले एक और हाई वोल्टेज ड्रामा हिंदू महासभा के कुछ लोगों के जरिए कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है कि सुनवाई से पहले ममता बनर्जी को रोकने की पूरी कोशिश कर ली गई है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी दलीलें ना दे सके, उसके लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। अब इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन आपको उससे पहले याद दिला दूं कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी स्टेट की सिटिंग मुख्यमंत्री अपनी बातें, अपनी याचिका की जो दलीलें हैं वो खुद रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी, जिसके बाद सीजीआई को भी उनकी बात सुननी पड़ी, उनके फैक्ट्स को समझना पड़ा और उन्होंने समझा दोस्तों, तमाम चीजों को देखा, हर पहलू को देखते हुए सुनते हुए सत्य के साथ जो है आदेश दिया कि चुनाव आयोग आज अपने बारे में जो नोटिस जारी की गई थी उसकी तमाम प्रक्रियाओं को लेकर जवाब दे और आज चुनाव आयोग को जवाब देना है। लेकिन उससे पहले कई खबर सामने आई जिसमें चुनाव आयोग ने यह कहना शुरू कर दिया कि ममता जो पश्चिम बंगाल के हालात है वो बद से बदतर है, राजनीति हालात वहां पर बहुत ज्यादा खराब है। ये सारी चीजें चुनाव आयोग के जरिए कही गई, कई स्टेटमेंट सामने आए। लेकिन अब दोस्तों ममता बनर्जी को सीधा रोकने का काम ही कर दिया गया है कि वो ना तो दलील दे पाएंगी ना अपनी बात रख पाएंगी, इसीलिए एक और याचिका दाखिल कर दो। आज इस याचिका पर सुनवाई होती है और क्या कुछ कहा जाता है ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि आज हिंदू महासभा के लोग जो है ममता बनर्जी को रोकने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों खबर ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की गई है और यह आवेदन और कोई नहीं बल्कि अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग जो है सुप्रीम कोर्ट से की है। याचिका में कहा गया है कि जिन मुद्दों पर सुनवाई हो रही है वो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की राज्य की संस्था, कार्यप्रणाली और चुनाव आयोग के साथ उसके संवैधानिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी जो वर्तमान में राज्य की मुख्यमंत्री हैं, व्यक्तिगत हैसियत से अदालत में पेश नहीं हो सकती हैं। ये सब कुछ याचिका में दाखिल किया गया है दोस्तों। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू महासभा वालों को ऐसी क्या दिक्कत हो गई ममता बनर्जी की दलीलों से। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया जो इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है उसको लेकर चुनाव आयोग की जो त्रुटियां उनको नजर आ रही है, जो उनके पास सबूत है, वो लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो इसमें हिंदू महासभा की क्या, जी हाँ, इसमें हिंदू महासभा का क्या रोल है? हिंदू महासभा को क्यों चुनाव आयोग प्रक्रिया जो हो रही है, जो एसआईआर मुद्दा जो इस वक्त सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और तमाम राज्यों में चल रहा है, उनको क्या दिक्कत हो गई है? क्या वो चाह रहे हैं कि वो एसआईआर प्रक्रिया जैसे हो रहा है वैसे होता जाए? क्योंकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो आकर बार बार अपना दुख दर्द पीड़ा दिखा रहे हैं, जो दलीलें दी जा रही है, जो सबूत पेश किया जा रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं, कोई दरकार नहीं। बस याचिका दाखिल करके ममता बनर्जी को रोकना है, ये क्या असली मुद्दा है? वैसे क्या है दोस्तों, आप कोई भी समझ सकता है। खैर आगे आपको बता दूं दोस्तों कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों के जरिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के रूप में पेश नहीं होना चाहिए था। सतीश अग्रवाल की याचिका में ममता बनर्जी की व्यक्तिगत उपस्थिति को संवैधानिक रूप से अनुचित, स्थानगत रूप से अवांछनीय और कानूनी रूप से अस्थिर बताया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री का इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होना उचित नहीं है। इसके अलावा याचिका में यह भी दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया बेहद जरूरी है।
क्योंकि राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बड़े पैमाने पर समस्या बताई जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल करते हुए जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। ये सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों। आप समझिए कि चुनाव आयोग का मामला अब हिंदू महासभा देख रहा है। हिंदू महासभा के जरिए जो है कहा जा रहा है कि आप जो है इस याचिका में ममता बनर्जी को सुनने ही ना दिया जाए, ममता बनर्जी की दलीलें ही ना रखी जाए, ममता बनर्जी किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी बात ना कर सके। मतलब आप खुद सोचिए दोस्तों कि किस तरीके की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी को रोकने के लिए। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन भी बहुत अहम माना जाएगा, क्योंकि आज जो भी चीज़ें होंगी वो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या होता है और किस तरीके के फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मुख्य न्यायाधीश के बेंच के ज़रिए सुनाए जाएंगे। क्योंकि आज जो होगा वो काफ़ी मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। इस वक्त देश के तमाम लोगों की नज़र सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि ममता बनर्जी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी तमाम बातें रखने वाली हैं और चुनाव आयोग को जो जवाब देने को कहा गया है, जो नोटिस जारी करते हुए बोला गया है, उस पर चुनाव आयोग क्या कुछ कहने वाला है ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। वहीं दूसरी खबर, आपको एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दूं कि पीएम केयर्स यानी कि पीएमओ ने लोकसभा से कहा है कि संसद में कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं, पीएम केयर्स फंड को लेकर संसद भवन के अंदर भी अब कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। ये है हमारा लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र, जहां पर सवालों के जवाबों से आप हमेशा भागते रहे हैं, चाहे वो संसद से हो या देश से हो। और अब कोई भी सवाल ना पूछ पाए। पीएम केयर फंड्स एक ऐसा गुत्थी बन चुका है दोस्तों, एक ऐसा मिस्ट्री बन चुका है कि किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। खबरों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पीएम केयर फंड्स यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित कोई भी सवाल या मामला लोकसभा में स्वीकार्य नहीं होंगे। ये जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखी गई एक रिपोर्ट में दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी को लोकसभा सचिवालय को सूचित किया गया है कि लोकसभा में नियमों के तहत इन कोषों पर प्रश्न या चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीएमओ ने नियम 41(2)(8) और 41(2)(7) का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि सवाल ऐसे विषयों से संबंधित नहीं होनी चाहिए जो मुख्य रूप से भारत सरकार की चिंता नहीं है या जिन पर ऐसे निकाय या व्यक्ति नियंत्रण रखते हो जो मुख्य रूप से सरकार के प्रति जवाबदेह बिल्कुल भी नहीं है। पीएमओ की ओर से दिया गया मुख्य कारण यह भी है कि इन तीनों कोषों का पूरी तरीके से जनता को, जी हाँ, तीनों कोषों का कोष पूरी तरीके से जनता स्वैच्छिक योगदान से बनता है, ना कि भारत सरकार के किसी आवंटन से। इसीलिए ये कोष सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं माने जाते हैं और पीएमओ ने सलाह दी है कि यदि इन कोषों पर कोई प्रश्न, नोटिस या विशेष रूप से कोई भी सूचना मिले तो प्रावधान का पालन किया जाए और लोकसभा में किसी भी तरीके से इन तमाम चीज़ों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच लीजिए दोस्तों, क्या और किस तरीके की कोशिश जो है सरकार के जरिए की जा रही है। पीएम केयर्स फंड की स्थापना आपको याद होगा कोविड के दौरान की गई थी 27 मार्च 2020 को, जो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में बनाई गई थी ताकि कोविड-19 महामारी जैसी आपात स्थिति से निपटा जा सके। और 2022 से 2023 के प्रति और भुगतान खाते के अनुसार मार्च 2023 के अंत में इस फंड में दोस्तों करोड़ों रुपए का बैलेंस था। इसके बाद इस फंड के बारे में कोई भी जानकारी किसी भी तरीके से सामने नहीं आई। आरटीआई करके सवाल भी पूछा गया तो आरटीआई के सवालों का जवाब भी नहीं दिया गया है और अब तो लोकसभा में भी कोई सवाल नहीं कर सकता है। बोले तो कोई भी सवाल नहीं करेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।